Hi friends, let's continue with chapter number 6 assignment numericals. In this session we will be starting from the first till 5th. 6 onward we already done in the previous lecture. Okay, the very first sum reads somewhat like this. Now first, second, third, the first three sums are connected with collisions. पहला सम को जैसा बोलता है a ball moving with velocity of 12 meter per second collides with another identical stationary ball. After collision they move in xy plane as shown in figure. Find speed of balls after collision. Check whether collision is elastic. ना यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो फिगर में इनिशियली फर्स्ट बॉल इज मूविंग विद स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड. यहाँ मैंने बनाया फर्स्ट की स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड है. कोलेज विद अनदर आइडेंटिकल स्टेशनरी बॉल. सेकेंड वन इज आइडेंटिकल, दोनों का मास सेम है एंड स्टेशनरी है बिफोर कोलिजन. ना आफ्टर कोलिजन दे मूव इन एक्स वाई प्लेन. एक यूं जा रहा है, दूसरा यूं जा रहा है. दोनों का एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है. यानी यहाँ पे थीटा वन थीटा टू दे दिया. दो अननोन है v1f एंड v2f. तो दोनों स्पीड्स हमें फाइंड करनी है. एज वेल एज वी हैव टू चेक वेदर द कोलिजन इज इलास्टिक और नॉट. तो चलो शुरू करते हैं इसके बारे में. सबसे पहले आएगा बिफोर कोलिजन. बिफोर कोलिजन अगर डेटा नोट करें तो पहले का मास m, दूसरे का मास भी m बोल देते हैं. पहले की स्पीड v1i इज 12 मीटर पर सेकेंड. तो अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें अलोंग एक्स एक्सिस से 12,0 हो गया मीटर पर सेकेंड. दूसरे की स्पीड इनिशियली स्टेशनरी है 0, तो v2i बार कैन बी रिटन एज 0 0. ओके, फिर आफ्टर कोलिजन. आफ्टर कोलिजन देखें तो पहले का मास सेम, दूसरे का मास भी सेम. पहले की स्पीड v1f बोल देते हैं जो हमें ढूंढने की है. तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या बनेगा. अच्छा, फर्दर यू आर गिवन थीटा वन इक्वल टू 30 डिग्री. फर्स्ट का एंगल देख सकते हैं 30 डिग्री. तो यहाँ पे क्या होगा 30 डिग्री इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो v1f बार कैन बी रिटन इन वेक्टर फॉर्म एज v1 cos 30, v1f cos 30, v1f sin 30. फर्स्ट क्वाड्रेंट है इससे दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेंगे. ओके, दूसरे की बात करें तो स्पीड v2f जो हमें फाइंड करना है. एंगल थीटा 2 इज 30 डिग्री पर इन फोर्थ क्वाड्रेंट. यहाँ पे v2f इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. तो इसके दो कंपोनेंट क्या बनेंगे v2f बार. v2f बार विल बी v2f cos 30, v2f sin 30. ओके, v2 x कोऑर्डिनेट will be पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट will be नेगेटिव. ओके, ये सिचुएशन रहेगा इसमें. अब ये हो गया बिफोर कोलिजन, ये हो गया आफ्टर कोलिजन का डेटा. हमें फाइंड करना है v1f एंड v2f. तो उसके लिए शुरू करते हैं. अकॉर्डिंग टू तीसरा स्टेप, अकॉर्डिंग टू एज बीइंग कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व. कोलिजन है इसमें मोमेंटम कंजर्व रहेगा. मोमेंटम इज कंजर्व देयरफॉर पी बार विल बी इक्वल टू पी एफ बार. बराबर है. यानी कि पी बार क्या होगा इनिशियल मोमेंटम m1 v1 i बार प्लस m2 v2 i बार. ये इनिशियल इज इक्वल टू m1 v1 f बार प्लस m2 v2 f बार. ये फाइनल पी आई इक्वल टू पी एफ हो गया. अब इसमें m1 m2 दोनों m है तो यहां रख देते हैं एंड v2i 0 है. तो ये आ जाएगा m इंटू v1i बार इज इक्वल, ये तो 0 हो गया, m इंटू v1f बार प्लस m इंटू v2f बार. ओके, अब m भी कैंसिल हो जाता है तो बचेगा क्या. तो इसके दो कंपोनेंट लेते हैं. फॉर x कंपोनेंट, x कंपोनेंट के लिए क्या लिखेंगे. नहीं तो चलो इसको यहाँ पे डायरेक्ट लेते हैं x कंपोनेंट. इसका x कंपोनेंट फॉर x कंपोनेंट. पहले का मास m, स्पीड x कंपोनेंट 12 प्लस दूसरे का मास m, दूसरे का x कंपोनेंट 0 इनिशियली इज इक्वल टू पहले का मास m, x कंपोनेंट v1f cos थीटा, v1f
v1f cos 30 डिग्री प्लस दूसरे का मास m v2f cos 30 डिग्री। ओके, यानी यहाँ पे हो जाएगा mm तो उड़ गया, बचेगा 12 इज इक्वल टू v1f cos 30, cos 30 √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2, दोनों में है तो कॉमन v1f प्लस v2f and this will be 24/√3. Okay, 24/√3 means 8√3 हुआ, और therefore we will have v1f plus v2f equal to 8√3. ये एक इक्वेशन मिला हमें x कंपोनेंट पर से। अब दूसरा इक्वेशन मिलेगा फॉर y कंपोनेंट। y कंपोनेंट की बात करें तो m इंटू y कंपोनेंट इसका 0 है, इसी इक्वेशन का y कंपोनेंट ले लेते हैं। फर्स्ट का मास m, उसकी फर्स्ट की इनिशियल वेलोसिटी y कंपोनेंट 0 प्लस m इंटू 0 इधर भी इज इक्वल टू m इंटू v1f का y कंपोनेंट v1f साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री प्लस m इंटू v2f, तो m इंटू नेगेटिव v2f साइन 30। ओके, लेफ्ट साइड तो 0 है, राइट साइड में एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो उसको इस तरफ लेते हैं, तो व्हाट यू गेट इज देयरफॉर m इंटू v2f साइन 30 इज इक्वल टू m इंटू v1f साइन 30। दोनों तरफ कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है एंड व्हाट वी गेट इज देयरफॉर v1f इज इक्वल टू v2f। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, दोनों की वैल्यू सेम है। अब इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों देखो तो v1f प्लस v2f इज 8√3 and v1f and v2f are equal, so using 2 in 1 what we get is twice v1f is equal to 4√3, sorry 8√3। now v2f को v1f रख दिया तो twice v1f is 8√3, therefore v1f is equal to क्या आएगा, डिवाइड बाय 2 करते तो 4√3 मीटर पर सेकेंड एंड दैट इज सेम एज v2f ऑल्सो। तो v1f ने v2f दोनों आ गए 4√3 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हो गया पहला पार्ट सम का, दोनों की स्पीड मिल गई। अब फुल लेंथ 3 मार्क क्वेश्चन। क्लियर, 2 अननोन थे, देखो थीटा 4 अननोन होते हैं, v1f v2f θ1 θ2, इक्वेशन 3 ही मिलते थे, हमने थियरी में पढ़ा था। तो उसके कारण क्या होता था कि वी वर नॉट एबल टू सॉल्व इट, पर यहाँ पे 2 वैल्यू दे दी ऑलरेडी, θ1 θ2 दे दिया, v1f v2f ढूंढना है, 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन से कम हो गया, यानी मोमेंटम के 2 कंपोनेंट ले लिए, दैट्स ऑल, अपना काम हो गया। 2 अननोन थे, 2 ढूंढने थे, तो अपना काम यहाँ पे हो गया। ओके, अब ये सम का सेकंड पार्ट में क्या बोला, वेदर द कोलिजन इज इलास्टिक और नॉट, ये फाइंड करना है। अब कोलिजन इलास्टिक है या नहीं कैसे पता लगता है, तो इलास्टिक कोलिजन का डेफिनेशन सेज काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियली शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनली। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो चेक करने तो हम क्या करते हैं, हमारे पास सब है, v1i भी है, v1f भी है, v2f भी है, θ1 भी है, θ2 भी है, तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। अगर दोनों सेम आते हैं तो फिर इट इज इलास्टिक इन नेचर। आप इतना कॉपी कर लें, इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकेंड पार्ट के लिए, प्रूव करने के लिए वेदर द कोलिजन इज इलास्टिक और नॉट। ओके, ये पहला पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट आप लेते हैं, ये कॉपी कर लो। चलो काइनेटिक एनर्जी की बात करनी है, इसलिए बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो Ki इज इक्वल टू, डेटा यही, काइनेटिक एनर्जी Ki विल बी इक्वल टू हाफ m1 v1i का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2i का स्क्वायर। नाउ मास इज नॉट गिवन, तो कोई बात नहीं, हाफ m एज इट इज ले लेते हैं, v1i इज 12, तो यहाँ 12 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू v2i तो 0 है, ये m है, सॉरी 0, तो सेकेंड पार्ट तो 0 हो गया। 144 का आधा 72m इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी Ki, इतना जूल, ये आया। अब आफ्टर कोलिजन की बात करें तो v1f हमको मिला था 4√3 मीटर पर सेकेंड, v2f मिला हमको 4√3 मीटर पर सेकेंड, बराबर है। अब वेक्टर फॉर्म में देखें तो क्या आएगा, अच्छा इधर कोई जरूरत नहीं है वेक्टर फॉर्म की, क्योंकि हमें तो स्केलर फॉर्म ही चाहिए काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो kf विल बी इक्वल टू हाफ m1 v1f का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2f का स्क्वायर। ना m1 एंड m2 दोनों सेम है,
V1F और V2F भी सेम है, यहाँ थीटा की जरूरत ही नहीं, इसमें कोई जरूरत नहीं इस इतने पार्ट में जाने की. ओके, सो नो नीड टू गो इन दिस पार्ट. नाउ V1F V2F बोथ आर सेम, M1 M2 बोथ आर सेम, तो ये हाफ हाफ दोनों मिला के M1 V1F का स्क्वायर हो जाएगा. M1 इज M, V1F इज 4√3, तो 4√3 का स्क्वायर, एंड दैट मेक्स 4 स्क्वायर 16 into 3 48 M. ये काइनेटिक एनर्जी आ गया. फाइनली as kinetic energy initially and finally are not equal, ये 72 m है, ये 48 m है, therefore collision is not elastic, collision is non-elastic, so it's not an elastic collision. okay, clear. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, बराबर है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है. क्लियर अबाउट दिस. ये हो गया सेकेंड पार्ट ऑफ द सम. सेकेंड पार्ट में ये और ये. ओके, प्लीज नोट इट डाउन. फिर चलते हैं सेकेंड सम की तरफ. चलो अब चलते हैं सेकेंड सम की तरफ. सेकेंड सम इज सिमिलर टू द फर्स्ट वन. इट इज सेड दैट a sphere of steel of mass 15 kg moving with velocity 12 meter per second along x-axis collides with stationary sphere of mass 20 kg. सेकेंड स्फीयर 20 kg का, फर्स्ट स्फीयर 15 kg का, इसकी स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड विद सेकेंड स्टेशनरी स्फीयर. इफ वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट स्फीयर, पहले स्फीयर का वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इज 8 मीटर पर सेकेंड एंड इज मूविंग एट एन एंगल 45 डिग्री विद x-axis, यानी थीटा 1 दिया, V1F दिया है, and will have find the magnitude and the direction of the second sphere after collision. यानी अल्टीमेटली फिर से दो अननोन आ गए. V1F आपको दिया हुआ है, V1F का आपको दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, ये पहले दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकेंड, ये बाद में दिया 8 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 45 डिग्री. तो V2F एंड थीटा 2 फाइंड करना है. फिर से दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए, खाली मोमेंटम के इक्वेशन को ही, हाँ मोमेंटम के इक्वेशन को ही हमें कंपेयर करना है. शुरू करते हैं सबसे पहले बिफोर कोलिजन. पहला स्टेप बिफोर कोलिजन. पहले वाले का मास 15 kg, उसका स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड. तो वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इसे क्या लिखेंगे, V1I बार इज इक्वल टू 12,0 मीटर पर सेकेंड. दूसरे वाले का मास, दूसरे स्फीयर का मास 20 kg, उसका स्पीड 0 स्टेशनरी है, तो उसका वेक्टर फॉर्म वेलोसिटी का 0 मीटर पर सेकेंड. फिर आएगा आफ्टर कोलिजन. आफ्टर कोलिजन मास M1 वही 15 kg, वेलोसिटी V1 है, आपको दिया 8 मीटर पर सेकेंड, एंगल थीटा 1 दिया 45 डिग्री इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके, तो V1I बार के दो कंपोनेंट्स, एक तो 8 cos 45, दूसरा 8 sin 45. फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसे दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेंगे. cos 45 sin 45 बोथ आर 1/√2, तो ये हो जाएगा 8/√2, यानी कि 4√2 लिख सकते हैं इसको. तो दिस विल बी 4√2, 4√2 मीटर पर सेकेंड. ओके, फिर दूसरे के लिए मास M2 इज 20 kg, उसकी स्पीड पता नहीं है, उसका एंगल पता नहीं है, पर सेकेंड क्वाड्रेंट में इतना पता, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, वी डोंट नो, पर इतना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है. चलो तो अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा, छोड़ो इसको. तो V2I कैन बी रिटन एज, वेक्टर फॉर्म में V2I बार कैन बी रिटन एज V2I cos theta 2 एंड V2I sin theta 2. ओके, जो V2I અને थीटा 2 दोनों हमें ढूंढने हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, सॉरी, as being collision momentum is conserved, momentum conserved रहेगा. therefore total momentum initially is total momentum finally वेक्टर फॉर्म में, यानी कि M1 V1 I बार प्लस M2 V2 I बार इज इक्वल टू M1 V1 F बार प्लस M2 V2 F बार. बराबर है. अब इसके लिए x कंपोनेंट ले लेते हैं. तो फॉर x कंपोनेंट
m1 is 15 into v1i का x component 12 plus m2 is 20 into v2i का x component 0 is equal to 15 into x component 4 root 2 plus m2 into m2 यानी 20 है 20 v2f या v2f सॉरी दिस विल बी v2f तो v2f cos थीटा 2 અને v2f sin थीटा सॉरी तो v2f cos थीटा 2 बराबर है। सिंप्लीफाई करें तो 15 12 180 तो 180 इज इक्वल टू ये तो 0 है 15 4 the 60 root 2 प्लस 20 v2f cos थीटा। अब 60 रूट 2 क्या होगा तो 60 इंटू 1.4 लेके चलते हैं तो दिस विल कम आउट टू बी 84 अराउंड 84 तो 180 माइनस 84 इन 96 हुआ इज इक्वल टू 20 v2f cos थीटा 2 तो देयरफॉर v2f cos थीटा 2 will be equal to 96 by 20 तो it will be 4.8 v2f cos theta 2 is 4.8 फिर for y component अगर देखें तो ये क्या होगा 15 इंटू वाई कंपोनेंट 0 है प्लस 20 इंटू वाई कंपोनेंट 0 इज इक्वल टू 15 इंटू 4 रूट 2 प्लस 20 इंटू v2f साइन थीटा 2। ओके सो ये लेफ्ट साइड तो 0 हो गया ये तो 84 हो गया जो आगे देखा था हमने 84 तो नेगेटिव 84 इज इक्वल टू v2f साइन थीटा 2 सॉरी दिस विल बी नेगेटिव 84 ये 0 इज इक्वल टू 84 प्लस 20 v2f साइन थीटा 2 so can be written as v2f sin theta 2 is equal to negative 84 by 20 ये नहीं हो जाएगा 4.2 ये हो जाएगा नेगेटिव 4.2 ये एक इक्वेशन मिला ये दूसरा इक्वेशन मिला दो अननोन है v2f है थीटा 2 जब ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो क्या करने का तो बेस्ट थिंग इज पहले रेशियो ले लो तो v2f निकल जाएगा tan थीटा 2 मिलेगा उसके ऊपर से थीटा 2 मिल जाएगा। ओके फर्स्ट टेक द रेशियो यू गेट tan थीटा 2 एंड देन द थीटा 2 मैं आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज दे देता हूँ थीटा 2 आ रहा है। अब आप इन दोनों का रेशियो ले लेंगे कहाँ पे करते हैं हम लोग चलो यहाँ पे लेते हैं 2 डिवाइड बाय 1 पहले करेंगे 2 डिवाइड बाय 1 यहाँ से इधर आना है बराबर है इस तरफ 2 डिवाइड बाय 1 करते हैं तो क्या आएगा लेफ्ट साइड पे आएगा tan थीटा 2 इज इक्वल टू नेगेटिव 4.2 अपॉन 4.8 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा थीटा 2 42 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली इन फोर्थ क्वाड्रेंट क्यों y नेगेटिव है x पॉजिटिव है x पॉजिटिव y नेगेटिव सो फोर्थ क्वाड्रेंट में 42 डिग्री आएगा तो थीटा 2 आ गया। आप थीटा 2 को किसी एक में डाल दो यहाँ पे डाल दो तो आपको v2f भी मिल जाएगा पुटिंग थीटा 2 देयर साइन थीटा 2 नेगेटिव होगा तो दोनों का सिंप्लीफाई कर दो तो हो जाएगा। ओके सो यूजिंग थीटा 2 इक्वल टू 42 डिग्री इन इक्वेशन 1 ले लो चलो we get v1f is equal to v2f is equal to v2f equal to 4.8 डिवाइड बाय cos 42 डिग्री सिंप्लीफाई कर लो याद आएगा आपका आंसर। ओके तो ये हो गया सॉल्यूशन का बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन डेटा नोट किया कोलिजन है इससे मोमेंट में कंजर्व उसके हिसाब से एक्स एंड वाई कंपोनेंट लेके दो इक्वेशन मिले
दोनों को सिंप्लीफाई कर दिया, यहाँ पे इन्फिनिटी। ओके, सो दिस इज द लॉजिकल ऑर्डर यू हैव टू गो व्हाइल राइटिंग। नोट कर लीजिए करके इसे, एंड देन वी विल मूव ओवर टू सम नंबर 3, कोलिजन का तीसरा सम। चलो थर्ड सम में चलते हैं। थर्ड सम में क्वेश्चन दिया है, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड v1 bar collides elastically in two dimensions with another particle of mass m at rest. If v1 dash bar and v2 dash bar are velocities of particles after collision, then show that these velocities are mutually perpendicular to each other. यानी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ समझे ध्यान से। एक स्फीयर मास m मूविंग विद स्पीड विद वेलोसिटी v1 bar collides with another sphere of mass m which is stationary, बराबर है। आफ्टर कोलिजन बोथ मूव विद वेलोसिटी v1 dash and v2 dash bar respectively। ओके, तो हमें प्रूव करना है कि अगर कोलिजन इलास्टिक है तो फिर दोनों v1 dash and v2 dash will be mutually perpendicular। यानी कि सिचुएशन में कुछ ऐसा है कि बिफोर कोलिजन पहले का मास m वेलोसिटी v1 बार, दूसरे का मास भी m वेलोसिटी v2 बार इज 0। ओके, स्टेशनरी है। फिर आफ्टर कोलिजन पहले का मास m वेलोसिटी v1 डैश बार, दूसरे का मास m वेलोसिटी v2 डैश बार। हमें प्रूव करना है कि अगर कोलिजन इलास्टिक है तो वी हैव टू प्रूव दैट v1 डैश बार परपेंडिकुलर टू v2 डैश बार, ये दोनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्रूव करने का आफ्टर कोलिजन, इफ कोलिजन से इलास्टिक इन नेचर, तो बराबर है। तो चलो उसके लिए एज बीइंग कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व, एज बीइंग कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व, देयरफॉर pi बार इक्वल टू pf बार, यानी कि m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार इज इक्वल टू, चलो if लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, v1i v2i m1 v1 f बार प्लस m2 v2 f बार, बराबर। ये pi बार इक्वल टू pf बार, इसलिए pi बार इक्वल टू pf बार। अब वैल्यू पुटअप करें तो ये हो गया m इंटू v1 i बार, ये तो 0 है, इज इक्वल टू m इंटू v1 डैश बार प्लस m इंटू v2 डैश बार। m तोड़ गया तो मिलेगा कि आपने को इक्वेशन v1 बार इज इक्वल टू v1 डैश बार प्लस v2 डैश बार, बराबर है। एंड इसी के बेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, v1 i का स्क्वायर इज इक्वल टू v1 डैश का स्क्वायर प्लस v2 डैश का स्क्वायर। अब आई प्रिफर दैट v1 डैश का स्क्वायर लिखो, तब ब्रैकेट जरूर रखें, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं रखा तो v1 डैश का स्क्वायर विल अपीयर समवट रेज टू पावर 12, फिर सोचोगे 12 पावर को कैसे निकालना है, इसलिए डैश है एंड स्क्वायर लिखना है तो प्लीज एडवाइजेबल है कि ब्रैकेट का यूज करें। ओके, प्लीज यूज ब्रैकेट, नहीं तो डैश एंड बार एंड डैश एंड स्क्वायर विल बिकम पावर 12, इसलिए बेटर इज अवॉइड डू यूज ब्रैकेट है। ये पहला इक्वेशन बन गया। फिर एज कोलिजन इज इलास्टिक, क्वेश्चन में बोला हुआ है इज इलास्टिक, ये गिवन है क्वेश्चन में, तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, k इक्वल टू kf, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, इसलिए ki इक्वल टू kf। अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियली हाफ m1 v1 i का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 i का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 f का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 f का स्क्वायर। ओके, वैल्यू पुट करते हैं, हाफ और m, हाफ m कैंसल, व्हाट रिमेन्स इज v1 i का स्क्वायर, सॉरी v1 स्क्वायर, v1 i एंड v1 स्क्वायर, v2 i तो 0 इज इक्वल टू v1 डैश का स्क्वायर
प्लस v2 डैश का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ओ सॉरी, यहाँ पे प्लस 2v1 v2 cos थीटा रह गया। सॉरी, ये वाला कौन सा है? वो हमने किया ना वेक्टर्स में, क्या था, सी बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, देयरफॉर सी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, वही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया वेक्टर्स का। ओके, तो v1 बार इक्वल टू v1 डैश बार v2 डैश बार, तो v1 स्क्वायर इक्वल टू v1 डैश स्क्वायर v2 डैश स्क्वायर इक्वल टू प्लस 2 v1 v2 v1 डैश v2 डैश cos थीटा। Okay, where theta is angle between v1 dash and v2 dash. Now using 2 in 1, नहीं sorry, using 1 in 2, नहीं sorry, using 2 in 1, इसको यहाँ पे यूज कर देते हैं, तो इसकी जगह पे v1 स्क्वायर रख देते हैं, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2v1 डैश v2 डैश cos थीटा। ओके, अब मैं ये रिलेशन यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 डैश का स्क्वायर प्लस v2 डैश का स्क्वायर प्लस 2v1 डैश v2 डैश cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन v1 डैश बार एंड v2 डैश बार, जो हमें प्रूव करना है 90 डिग्री। अब यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए, तो देयरफॉर 2v1 डैश v2 डैश cos theta is equal to 0. As v1 dash and v2 dash are non-zero, therefore cos theta has to be 0 and therefore theta will be 90 degree. यानी कि angle between v1 dash and v2 dash is 90, therefore v1 dash bar is perpendicular to v2 dash bar, hence the proof. Okay, clear? ये हो गया रिगार्डिंग सम नंबर 3, कोलिजन्स के सीरीज का तीसरा सम। कोलिजन इलास्टिक है, मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही हमेशा कोई भी कोलिजन में, पर इलास्टिक है, इससे काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगा। इससे दो रिलेशन बनेंगे, एक वेक्टर फॉर्म का, दूसरा स्केलर फॉर्म का। सिंप्लीफाई करने के लिए फिर हमने वेक्टर फॉर्म को इलेबोरेट कर दिया, मैग्नीट्यूड ले लिया, उसका इक्वेट करके ले लिया यहाँ। ओके, दैट इज सम नंबर 3, प्लीज कॉपी इट डाउन।